जैसा आपको शीर्षक से भी पता लग गया होगा, आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो ये कि मतलब पाकिस्तान पर क्यों मेहरबान बॉलीवुड के भाईजान। आज मैं इस संदर्भ में बात कर रहा हूं, लेकिन पहले मैं अनुभव सिन्हा की सीरीज को लेकर बात करूंगा। उसके बाद मैं इसको लार्जर कंटेक्स्ट में ले जाते हुए ये सवाल उठाना चाहता हूं, आपके जहन में, आपकी जानकारी में ये लाना चाहता हूं कि कैसे बॉलीवुड का जो पूरा गैंग है, गैंग क्या बल्कि इसको भांड मंडली कहना चाहिए, ये बॉलीवुड की जो भांड मंडली है, कैसे ये पाकिस्तान को, किस तरह से ये लोग पाकिस्तान के लिए एक तरह से ढक छुप कर काम करते हैं और एक तरह से पाकिस्तान पर क्यों मेहरबान होते हैं, पाकिस्तान पर इनकी मेहरबानी साफ तौर पर दिखती है। आज इस बारे में बताऊंगा। 25 साल पहले इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 के अपहरण को लेकर नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हो रही अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज को लेकर जो विवाद है, उस पर मैंने कल भी वीडियो बनाया था और आपको इस पूरे विवाद के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये उसकी एक दूसरी कड़ी तो है, लेकिन इसमें कुछ और लार्जर जो इश्यूज हैं, आज उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें इस बात के लिए कम से कम INB मिनिस्ट्री, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, और भारत सरकार की, उसके लिए इसकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने नेटफ्लिक्स और अनुभव सिन्हा की चूड़ी कस दी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस पर विवाद हुआ और उसके बाद INB मिनिस्ट्री ने नेटफ्लिक्स के अधिकारियों को समन किया था और कहा था कि आप आइए, अपनी सफाई दीजिए, और नेटफ्लिक्स ने जो सफाई दी उसके बाद जो है मंत्रालय जो है उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं था और INB मिनिस्ट्री ने नेटफ्लिक्स को साफ तौर पर यह आदेश दिया कि जिस तरह से जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं जिन्होंने विमान का अपहरण किया था, उनके जो नाम बदलकर हिंदू नाम कर दिए गए, जिनको कोड नेम बताया जा रहा है, अगर आप उसको कोड नेम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप जो हैं वो लगातार सीरीज में जो हैं वो बताते रहिए, डिस्क्लेमर डालते रहिए कि ये आतंकवादी कौन थे, इनका असली नाम क्या था। तो इस तरह से जो हिंदुओं को आतंकवादी दिखाने की जो कोशिश थी अनुभव सिन्हा के द्वारा, उसको जो है INB मिनिस्ट्री ने अच्छे से एड्रेस किया और इसको जो है इस पर जो है प्रहार किया है। अब नेटफ्लिक्स ने यह कहा है कि वो भारतीय लोगों की भावनाओं का ख्याल रखेगा, इस तरह की बात की है। हालांकि अनुभव सिन्हा जो है वो सुधरे नहीं हैं। उसके बाद उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक हिस्से थे, मैं देख रहा था, उसमें वो पत्रकारों से बड़ा अकड़ कर बात कर रहे थे, सीरीज़ देखी है। तो वो सुधरने वाला प्राणी नहीं है, तो इसलिए उसको छोड़ दीजिए। लेकिन भारत सरकार की जो जिम्मेदारी वो उसने किया, नेटफ्लिक्स की जो कड़ियाँ हैं, नेटफ्लिक्स की जो चूड़ियाँ, उनको टाइट करने की ज़रूरत थी, ताकि इस तरह से भारत में जो आप प्रसारित कर रहे हैं सामग्री, जो कंटेंट प्रसारित कर रहे हैं, उसमें भारतीयों का और हिंदुओं का इस तरह से अपमान ना हो, भारत की भावनाओं का ख्याल रखा जाए। ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक लार्जर जो बात है, आज मैं उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जैसा आपको शीर्षक से भी पता लग गया होगा, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये कि मतलब पाकिस्तान पर क्यों मेहरबान बॉलीवुड के भाईजान। आज मैं इस संदर्भ में बात कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं अनुभव सिन्हा की सीरीज को लेकर बात करूंगा। उसके बाद मैं इसको लार्जर कंटेक्स्ट में ले जाते हुए ये सवाल उठाना चाहता हूँ, आपके जहन में, आपकी जानकारी में ये लाना चाहता हूँ कि कैसे बॉलीवुड का जो पूरा गैंग है, गैंग क्या बल्कि इसको भांड मंडली कहना चाहिए, ये बॉलीवुड की जो भांड मंडली है, कैसे ये पाकिस्तान को, किस तरह से ये लोग पाकिस्तान के लिए एक तरह से ढक छुप कर काम करते हैं और एक तरह से पाकिस्तान पर क्यों मेहरबान होते हैं, पाकिस्तान पर इनकी मेहरबानी साफ तौर पर दिखती है। आज इस बारे में बताऊंगा। पर पहले मैंने कहा कि IC-814 को लेकर के जो INB मिनिस्ट्री में जो चर्चा हुई, उसके बारे में खुलकर तो सामने जानकारी नहीं आई है, लेकिन जितनी जानकारी मुझे सोर्सेज से मिली है उसके अनुसार मंत्रालय के जो अधिकारी थे, उन्हें इस बात पर घोर आपत्ति है कि इस पूरी सीरीज में IC-814 की जो सीरीज बनी, अनुभव सिन्हा ने जो सीरीज बनाई है, उस सीरीज में भारत को बड़े हल्के तरीके से और पाकिस्तान को जो है अलग तरीके से दिखाया गया। अब इसको समझिए कि ये जो पूरा अपहरण हुआ, जो आतंकवादी थे, पाकिस्तान के आतंकवादी थे, पाकिस्तानी संगठन था जिसने किया, पाकिस्तान के आतंकवादियों को छुड़वाया और इसके पीछे पाकिस्तान का एक तरह से हाथ था, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। लेकिन पूरी सीरीज के अंदर, अनुभव सिन्हा की इस पूरी सीरीज के अंदर पाकिस्तान को एक तरह से क्लीन चिट दे दी गई है। न सिर्फ पाकिस्तान को क्लीन चिट दी गई, बल्कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसको भी क्लीन चिट दे दी गई, जबकि ये सारी गतिविधियां जो हैं इसके पीछे
आईएसआई का हाथ था, ये तो साफ तौर पर जो है ये हमको अच्छी तरह से मालूम है, पूरा देश पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आईएसआई को पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। अब जिस तरह से पूरी सीरीज में दिखाएगा कि इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था, ये तो स्टैंड अलोन है, कुछ लोग जो है पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर थे, उन्होंने आकर इसको अंजाम दे दिया, और वो तो मतलब इसमें पाकिस्तान का तो कोई रोल नहीं था। मैंने कल भी आपको बताया था कि पाकिस्तान के एटीसी अधिकारी कैसे उनको समझाता है अपहरणकर्ताओं को, सीरीज में दिखाया गया। तो ये सब जो चीजें की अनुभव सिन्हा ने, एक तरह से पाकिस्तान के जो क्राइम है, पाकिस्तान के जो पाप है, पाकिस्तान की जो आतंकवाद को जो बढ़ाने की नीति है, उसको एक तरह से क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है, और इसको लेकर मंत्रालय ने आपत्ति जताई है। और सिर्फ मंत्रालय की बात नहीं है, पूरे भारत के लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं जिन्होंने ये सीरीज देखी, और जो लोग इस विमान जब अपहरण हुआ, हाईजैक हुआ, जो लोग इस विमान के अंदर थे, उन्होंने भी ये सब चीज़ें जो है ऑन रिकॉर्ड कही हैं। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि दरअसल इसके खतरे क्या है जब आप इस तरह की चीज़ करते हैं। और अगर आप कला के नाम पे, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, इनके लिए ये आर्ट नहीं है, ये इनके लिए एक वेपन है, पाकिस्तान को ढील देने का वेपन है, भारत को जो है भारत की सुरक्षा के लिए खतरा खड़ा करने का वेपन है उनके लिए, इनके लिए, अनुभव सिन्हा जैसे लोगों के लिए। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। दरअसल होता क्या है, जब आप इस तरह की सीरीज बनाते हो, क्लीन चिट दे दोगे पाकिस्तान को, क्लीन चिट दे दोगे आईएसआई को, और उसके बाद जो है स्टैंड अलोन एक इंसिडेंट दिखाओगे, तो इससे क्या होता है कि ये आप एक तरह से पाकिस्तान कल को जो है, कल को जब आप कोई बात होती है तो पाकिस्तान खुद कहेगा कि देखिए ये आपके हिंदुस्तान में बनी सीरीज है और आपके डायरेक्टर्स ने बनाई है, और इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। तो आप पाकिस्तान को डॉक में कैसे खड़ा करेंगे, पाकिस्तान को कटघरे में कैसे खड़ा करेंगे, जब भारत के अंदर ही लोग इस तरह के सिनेमा बना रहे हैं, वेब सीरीज बना रहे हैं जिसमें पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। अब पाकिस्तान इन सब चीज़ों के पीछे रहता है, लेकिन पाकिस्तान को क्लीन चिट देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी ये खतरनाक है, और लोगों के जहन में भी जो एक तरह से जहर भरा जाता है कि जो भारत जो पाकिस्तान को लेकर जो लगातार एग्रेसिव रहता है, वो भारत गलत स्टैंड पर खड़ा है। पाकिस्तान तो बड़ा साफ सुथरा देश है, लेकिन भारत की सरकार जो है वो जो है पाकिस्तान को लेकर नफरत करती है, इसलिए इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो इसका राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इसके बहुत खतरनाक आयाम है, इसलिए भी इन चीज़ों को समझना और इन चीज़ों को दुरुस्त करना ज़रूरी है। हालांकि भविष्य में नेटफ्लिक्स और ये लोग, अनुभव सिन्हा कितने सुधरेंगे कह नहीं सकते, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने, आईएनबी मिनिस्ट्री ने एक स्टैंड लिया है, और शायद अगली जब इस तरह की कोई चीज़ करने की हिम्मत करेगा, दुस्साहस करेगा, तो उसके जहन में ये रहेगा कि भैया उसके पेच कसे गए हैं, तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। अच्छा, अनुभव सिन्हा की मैं तो कभी फिल्म नहीं देखता, मैं इनकी कोई सीरीज़ नहीं देखता, मुझे कोई शौक नहीं है इस तरह की चीज़ें देखने का, लेकिन जिन लोगों ने देखी है उनके अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। और ये जो पूरी की पूरी कहानी है, इसका प्रेजेंटेशन बहुत हल्के तरीके से किया गया है। और अक्सर होता क्या है कि ये जितने इस तरह के जो लोग सो कॉल्ड सेकुलर और भारत विरोधी, जो हिंदुओं से घृणा करने वाले जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं ना, वो इस तरह की जो चीज़ें करते हैं उसको कला के नाम पर कई बार परोस देते हैं कि भाई उनको इतनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उनको एक आर्ट जो है, आर्ट में उनको इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और कला की स्वतंत्रता के नाम पर ये लोग अपना जहरीला एजेंडा चलाते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं इसी IC 814 को लेकर, अनुभव सिन्हा ने जो सीरीज़ बनाई है उसी को लेकर मैं बताता हूँ। अब देखिए, इसमें जो है, मैंने कहा ना, हल्के तरीके से पूरी कहानी दिखाई गई है। जिन लोगों ने इसको देखा और जो सिनेमा से जुड़े लोग हैं, उनका कहना है कि इस पूरे ये जो विमान अपहरण हुआ था, इसके अंदर सबसे दर्दनाक कहानी जानते हैं क्या है? सबसे दर्दनाक कहानी एक युवक युवती की है, जो लोग हनीमून से लौट रहे थे। अब इसमें एक व्यक्ति का, एक युवक का जो है इसमें हत्या आतंकवादी कर देते हैं, और उसको जो है अमृतसर एयरपोर्ट पर उसकी लाश को फेंक कर वो लोग विमान को लेकर उड़ जाते हैं। अब आप सोचिए कि हनीमून करके एक जोड़ा जो है, भारत का एक पति पत्नी का जोड़ा, हनीमून मनाने के बाद वो लौट रहा है। अब जो जोड़ा हनीमून मनाकर लौट रहा है, उसमें से जो पति है, जो लड़का है, उसको मारकर फेंक दिया जाता है। अब आप वो हनीमून मनाकर जो लड़की लौट रही है, उसका दर्द आप देखिए क्या होगा कि वो नई शादी हुई है, हनीमून मना के लौट रही है, उसके पति को उसके सामने मारकर जहाज से फेंक दिया जाता है, और वो अपहरणकर्ताओं के साथ जो है 7 दिन तक रहती। तो इस 7 दिन में उसका दर्द जो है, क्या होगा उस महिला का दर्द सोचिए। लेकिन उस पूरी सीरीज में उस महिला का दर्द कहीं नहीं दिखता। आतंकवादियों को आप मानवीय जरूर दिखा रहे हैं कला के नाम पर, लेकिन सच्ची कहानी जो थी, यानी उस महिला का दर्द, वो नहीं दिखाया गया। दूसरी तरफ अनिल शर्मा जो इस पूरे केबिन क्रू के मेंबर थे, इसमें जो उस विमान में मौजूद थे,
उन्होंने कहा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल शर्मनाक तरीके से, उन्होंने सीरीज देखी और वो कह रहे हैं कि बड़ी शर्मनाक तरीके से ये आतंकवादियों का महिमा मंडन किया गया है। ये जो हाईजैकर से उनको जो है बड़ा अच्छा दिखाया गया, ऐसा था नहीं। एक और महिला यात्री जो इस विमान में थी, जो अपहरण हुआ, उसने कहा कि मेरे को और कई लोगों को जो है एक अपहरणकर्ता उनको कन्वर्ट करने के लिए दबाव डाल रहा था कि भाई तुम लोग जो है हिंदू नहीं इस्लाम अपना लो, मुस्लिम बन जाओ। अब अनुभव सिन्हा ने ये सब नहीं दिखाया, ना उस महिला का दर्द दिखाया, ना ये जो अनिल शर्मा जो केबिन क्रू थे उन्होंने जो बात की वो दिखाया, ना ही इन्होंने जो है महिलाओं को ये लोग कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे ये दिखाया। तो अगर ये सच्ची घटना पर आधारित है तो भाई ये सच्ची घटनाएं भी दिखा देते, लेकिन ऐसा नहीं किया अनुभव सिन्हा ने, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये व्यक्ति बहुत खतरनाक किस्म का आदमी है और ये इसी तरह से एजेंडा, इसके लिए सिनेमा, इसके लिए आर्ट नहीं, इसके लिए एक हथियार है, इसी तरह से जहरीला एजेंडा भारत में चलाता है। लेकिन ये अनुभव सिन्हा अकेला नहीं है। भारत में, भारत के बॉलीवुड में, बॉलीवुड की ये जो भांड मंडली है, इसमें ऐसे लोग भर भर के पड़े हुए हैं। पहले ऐसा होता था तो समझ में आता था क्योंकि इसमें दाऊद का पैसा लगता था, जो इस तरह के आरोप लगते हैं, क्योंकि दाऊद पैसा लगाता था, इसीलिए दाऊद जो है डॉन को, अपराधियों का महिमा मंडन करके दिखाता था। लेकिन अब तो मेरे ख्याल से दाऊद का पैसा नहीं लगता, या लगता है, मैं नहीं जानता, इस बारे में मेरे पास कोई पक्की सूचना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं से तो आ रही हैं, क्योंकि अचानक से ऐसी सारी चीज़ें जो हैं सिनेमा में पाकिस्तान का इतना प्यार जो है क्यों दिखता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। और ये मैंने कहा ना, आज का मेरा जो शीर्षक है वही है कि पाकिस्तान पर मेहरबान बॉलीवुड के भाईजान। तो ये बॉलीवुड के भाईजान, मतलब यहाँ पर भाईजान आप सलमान खान को मत समझिएगा, या भाईजान का मतलब किसी एक व्यक्ति से नहीं है, सिर्फ मुस्लिम से नहीं है। यहाँ मैं उस तमाम मंडली की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान से प्रेम के चलते, या जो उनके अंदर सेकुलरवाद का कीड़ा है, या हिंदुओं से घृणा के चलते वो पाकिस्तान के इतनी पाकिस्तान परस्ती दिखाते हैं कि जिसको, या वो मुस्लिम है इसलिए भारत के मुस्लिम है, लेकिन उनका दिल पता नहीं क्यों पाकिस्तान के लिए धड़कता है। ये सारी चीज़ें हैं जो जिस पर मुझे लगता है एक अच्छी खासी रिसर्च हो सकती है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कारण मैं नहीं जानता, लेकिन ये बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं और इसको देखना चाहिए ऐसा क्यों होता। अब देखिए, अगर मैं आपको बताऊं ये जो मैंने आपको बताया कि ये लोग क्या करते हैं, अब ऐसी मेरे कई आपको घटनाएं बता सकता हूं। एक फिल्म आई थी 1983, ये जो वर्ल्ड कप भारत ने 1983 में जीता था, ये उसके ऊपर बनी हुई फिल्म थी 1983। अब इस पूरी फिल्म में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था, लेकिन ये जो कबीर खान जो है, जो इसका निर्देशक था, कबीर खान ने इसमें 1983 फिल्म के एंड में दिखाया कि पाकिस्तान के क्योंकि सीमा पर जो है जो भारत और पाकिस्तान जो नियंत्रण रेखा है सीमा, वहाँ पर गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से हमेशा शेलिंग होती रहती है। अब इसमें उस दिन भी शेलिंग हो रही थी जब इंडिया और वेस्ट इंडीज का फाइनल मैच खेला जा रहा था। लेकिन सिनेमा में क्या दिखाया, फिल्म में क्या दिखाया 83 में, कि पाकिस्तान को लगता है कि भाई भारतीय सेना जो है आज वो मैच देख रही है, आज शेलिंग नहीं करते, और भारत के सैनिक रिक्वेस्ट करते हैं और पाकिस्तान कहता नहीं आज आप मैच देख लो, आज हम शेलिंग नहीं करेंगे। अब ये घटना कहीं हुई नहीं थी। अब 83 जो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच क्रिकेट मैच था, जिस पूरे वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मैच ही नहीं हुआ, उसमें भी आपने पाकिस्तान को घुसा दिया। अब ऐसा क्यों? अब ये जो शाहरुख खान की एक और फिल्म आई थी जो आप जानते हैं, चक दे इंडिया, उसमें जो व्यक्ति दिखाया कबीर खान, ये कबीर खान है और वो हॉकी का प्लेयर है और वो मुस्लिम है, इसलिए जो है हॉकी की टीम हार जाती है तो इसलिए उसको इस तरह की चीज़ होती है, फिर वो एकदम कम बैक करता है, भारतीय टीम को जिता देता है, महिला टीम को। अब इसमें जो एक्चुअल कहानी है, ये सही कहानी है, लेकिन ये कहानी जो है एक नेगी की है, ये एक हिंदू, एक गोलकीपर की, एक हिंदू खिलाड़ी की, उसने ऐसा पूरा किया था, लेकिन उस नेगी को जो है कबीर खान बना दी। अब ये क्या एजेंडा चलाया जा रहा है मुझे नहीं पता। अब इस तरह की, फिर कह रहा हूँ, एक नहीं दर्जनों इस तरह की कहानियां हैं जिनको हम लेकर कह सकते हैं। आपको बताऊं, नाम फिल्म आई थी महेश भट्ट की, और महेश भट्ट जो हैं कैसे व्यक्ति आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिन्होंने 26/11 आतंकी हमले के बाद जो है ये कहा था कि ये तो भारत में जो संघ का RSS वालों का हमला है, ये तो इस तरह के महेश भट्ट है। तो महेश भट्ट की नाम फिल्म देख लीजिए, बाकी सब फिल्में देख लीजिए, उसमें जब हीरो फंस जाता है विदेश में, किसी और भारत के बाहर किसी और देश में, तो हीरो के बचाव के लिए एक पाकिस्तानी आता है और वो अपना सब कुछ लुटा देता है, पैसा देता है। तो पाकिस्तानियों को इस तरह से दिखाना कि पाकिस्तानी बड़े रहमदिल हैं, और फिर दूसरी तरफ जब
26/11 का मुंबई आतंकी हमला हुआ था, तब भी आप देख लीजिए, तब क्या हुआ था। तब सलमान खान ने ये कहा था, सलमान खान का एक बयान बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें सलमान खान ने ये कहा था कि भाई ये जो आतंकी हमला है 26/11 जो मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था, जो पाकिस्तान ने किया था, साबित हो चुका है। उसको लेकर सलमान खान ने कहा कि ये पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है, कोई हाथ नहीं है, अब ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो भारत में बैठे हैं, पर पाकिस्तान का रोल नहीं है। एज ए कंट्री पाकिस्तान को उन्होंने क्लीन चिट दे दी। इसी तरह से कमल हासन, अब वो कमल हासन के भी सेकुलरवाद का कीड़ा है, हिंदुओं से घृणा करने वाले व्यक्ति हैं। अब कमल हासन ने क्या कहा, कमल हासन ने जब पुलवामा का आतंकी हमला हुआ तो कमल हासन ने कहा कि ये तो होना ही था, मैंने तो पहले ही कहा था अगर कश्मीर के अंदर आप जनमत संग्रह नहीं कराएंगे तो फिर ये तो पुलवामा में ऐसे ही हमला हो। अब ये चीज़ें कहाँ से आती हैं बॉलीवुड में, ये कौन लोग हैं जो इस तरह का जहर लेकर के बॉलीवुड में आते हैं और उसके बाद इस तरह की जहरीली फिल्में, जहरीली वेब सीरीज़ बनाते हैं, ये सोचने की बात है। अब ऐसी कई और फिल्म है, पठान का जिक्र कर लीजिए। पठान में भी जो है आईएसआई की जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और रॉ के एजेंट के बीच मोहब्बत हो जाती है, और आईएसआई की जो एजेंट है उसका मानवीय चेहरा दिखाया गया है। आईएसआई के किस एजेंट ने, आईएसआई ने कब जो है अपना मानवीय चेहरा दिखाया मुझे नहीं पता, लेकिन पठान फिल्म में आईएसआई का मानवीय चेहरा दिखाया गया। इसी तरह से पीके में देख लीजिए, पाकिस्तान के व्यक्ति से प्यार हो जाता है हिंदुस्तानी लड़की को, और उसके बाद उसको किस तरह से दिखाते हैं कि वो तो इंतज़ार कर रहा है, एक संत साधु कहता है कि नहीं उसके चक्कर में मत रहो, लेकिन वो पाकिस्तानी तो जो है इंतज़ार कर रहा होता है, वो सच्चा आशिक निकलता है। इस तरह से बजरंगी भाईजान जो है आप देख लीजिए, उसमें किस तरह का एजेंडा दिखाया गया। और इस तरह से एक और राजी फिल्म आई थी, आपको अगर अच्छी तरह से याद हो, मेघना गुलजार की फिल्म थी, और ये राजी फिल्म जिसमें आलिया भट्ट, महेश भट्ट की जो बेटी हैं उसमें। अब ये राजी फिल्म जो है एक रियल स्टोरी पर बनी फिल्म थी। इस राजी फिल्म के अंदर जो है एक भारत की एक लड़की जो है वो एजेंट के रूप में जाती है, पाकिस्तान में जाती है, और उसके बाद पाकिस्तान की राज लेकर के आती है। जिस परिवार में उसकी शादी होती है वहाँ वो सैनिकों का परिवार था, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, आ जाती है। सब कहानी अच्छी तरह से याद होगी। अब इसमें राजी फिल्म के अंदर जो है, जब ये लड़की जो भारत की एजेंट है जब जाती है, जब ये वहाँ पे सब डिस्ट्रॉय करके आती है, अपना ऑपरेशन सफल करके आती है, तो उसको रोते हुए दिखाता है कि वो बड़ी दुखी है। उसको लगता है उसने अपने जो रिश्तेदार थे, जहाँ उसकी शादी हुई थी, जो उनका पति था, जो इससे इतना मोहब्बत करता, जो फैमिली पाकिस्तान की उससे इतना प्यार करती, तो उन सब के लिए, उन सबको उसने जो है ख़त्म कर दिया। ये कितनी गलत बात है। वो रो रही है, इस तरह का दिखाया, जबकि असली कहानी में ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, ये भी एक नावल पर बनी कहानी थी, और ये नावल जो है हरिंदर सिक्का जो है नाम के व्यक्ति की नावल थी। अब हरिंदर सिक्का जो है, जब मेघना गुलजार ने फिल्म बनाई तो हरिंदर सिक्का ने इसको ओपनली कहा कि मेरी जो कहानी थी उसको डिस्टॉर्ट कर दिया गया है, क्योंकि मेरी कहानी में जो एजेंट है वो आती है, बड़ी ऑपरेशन पूरा करके आती है, तो वो गर्व के साथ आती है, तिरंगे को सलामी देती है। लेकिन यहाँ पर मेघना गुलजार की फिल्म में वो रो रही है, वो उसको पश्चाताप हो रहा है उसने ऐसा किया। अब ये सब एजेंडे कहाँ से आते हैं, ये सब एजेंडे कौन बनाता है, ये एक बड़ी चिंता की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बॉलीवुड के पूरे एजेंडे से देश को सावधान करने की ज़रूरत है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये धीरे धीरे बिना कुछ कहे सटन तरीके से जो है, बड़े बड़े सटल तरीके से ये लोग जो हैं, ये लोग एक एजेंडा जो है वो आपके सामने खड़ा कर देते हैं, एक आपके जहन में जो है जहर भर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। सडनली आप पाकिस्तान से पता चलेगा, आप प्यार करने लगोगे, सडनली आप आईएसआई से प्यार करने लगोगे, सडनली आपको भारत से नफरत होने लगेगी, सडनली जो है आपको लगेगा पाकिस्तान दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क है। और ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब क्यों होता है मैं नहीं जानता। इसके पीछे पैसे का खेल है या कोई आइडियोलॉजी है, भारत को बर्बाद करने की आइडियोलॉजी, पाकिस्तान को चमकाने की आइडियोलॉजी, मैं नहीं जानता क्या। ये सब शोध का विषय है, जांच का विषय है, लेकिन इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाकर आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों से सावधान रहिए। मेरा काम आपको सावधान करना है, बाकी चीज़ें आपको करनी है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।